नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी ने बिहार को दी बड़ी सौगात की, निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के बदले नियमों की, कर्नाटक में मचे सियासी भूचाल की, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए उठाए बड़ी कदम की, मणिपुर में फिर भड़की हिंसा की बात करेंगे, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री से की मुलाकात की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड में आए नए मोड़ को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। लालटेन पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। सिवान में पीएम बोले आरजेडी बाबा साहेब को पैरों में रखती है, मैं दिल में रखता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सिवान के जसोली में सभा को संबोधित किया। 35 मिनट के भाषण में पीएम ने आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजे और लालटेन के शिकंजे ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया था। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। नौजवानों ने बिहार की बदहाली के सिर्फ किस्से और कहानी सुनी है, उन्हें अंदाजा नहीं है जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। पीएम ने कहा कि आरजेडी बाबा साहेब को अपने पैरों में रखती है, मोदी उन्हें अपने दिल में रखता है। आरजेडी और कांग्रेस बिहार और निवेश विरोधी है। पीएम ने करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। राहुल गांधी बोले अंग्रेजी शर्म नहीं शक्ति है, भाजपा आरएसएस नहीं चाहती, गरीब बच्चे इसे सीखे। अमित शाह ने कहा था अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अंग्रेजी शर्म नहीं शक्ति है। शाह ने एक पुस्तक विमोचन में कहा था कि जल्द ही भारत में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्मिंदगी महसूस होगी। राहुल ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा अंग्रेजी बांध रही पुल है, यह जंजीरें तोड़ने का औजार है। बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते कि गरीब बच्चे अंग्रेजी सीखें, क्योंकि वे सवाल पूछने, आगे बढ़ने और बराबरी से रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी आज मातृभाषा जितनी जरूरी है, क्योंकि यह रोजगार और आत्मविश्वास देती है। राहुल ने बीजेपी आरएसएस पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। कहा कि उनके नेता अपने बच्चों को विदेश भेजकर अंग्रेजी पढ़वाते हैं। उन्होंने भारतीय भाषाओं को संजोने के साथ हर बच्चे को अंग्रेजी सिखाने की वकालत की है। राहुल का यह पोस्ट अमित शाह की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें शाह ने कहा कि इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। अब 45 दिन तक ही स्टोर किए जाएंगे चुनाव के वीडियो फुटेज और तस्वीरें, निर्वाचन आयोग ने बदले नियम। निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया के वीडियो फुटेज और तस्वीरों को संग्रहित करने की अवधि को घटाकर 45 दिन कर दिया है। 30 मई 2025 को सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी पत्र के आयोग ने कहा कि अगर 45 दिनों के भीतर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव याचिका दायर नहीं होती तो सीसीटीवी, वेबकास्टिंग और वीडियो फुटेज नष्ट किए जा सकते हैं। आयोग ने इस बदलाव का कारण सोशल मीडिया पर इन सामग्रियों के दुर्भावनापूर्ण उपयोग और गलत सूचना फैलाने की घटनाओं को बताया। पहले वे सामग्रियां 3 महीने से 1 साल तक संग्रहित की जाती थी। आयोग ने स्पष्ट किया कि ये रिकॉर्डिंग कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रबंधन के लिए उपयोग होती है। दिसंबर 2024 में नियम 93(2)(a) में संशोधन कर जनता के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच सीमित कर दी गई थी, ताकि मतदाता गोपनीयता बनी रहे। अब मिल सकेगी कंफर्म टिकट। रेलवे ने वेटिंग लिस्ट पर लगाई 25% की सीमा, ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे मंत्रालय ने ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट टिकटों की संख्या को 25% तक सीमित करने का फैसला किया है। अब प्रत्येक ट्रेन की कुल सीटों की क्षमता के केवल 25% वेटिंग टिकट जारी किए जाएंगे, जो एसी फर्स्ट, एसी सेकेंड, एसी थर्ड, स्लीपर और चेयर कार श्रेणियों में लागू होगा। इन नियम से ओवर बुकिंग और भीड़भाड़ की समस्या कम होगी, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। रेलवे के अनुसार सामान्यतः 20 से 25% वेटिंग टिकट यात्रा से पहले कंफर्म हो जाते हैं। नई प्रणाली स्वचालित रूप से वेटिंग टिकटों की संख्या को ट्रैक करेगी और सीमा पार होने पर नई बुकिंग रोकेगी। इससे यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव और पारदर्शिता मिलेगी। यह नियम आज से लागू हो गया है। कर्नाटक में फूटा ऑडियो क्लिप बम, कांग्रेस एमएलए के दावे पर मचा सियासी बवाल, विधायक के समर्थन में उतरी बीजेपी। कर्नाटक में एक ऑडियो क्लिप ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कर्नाटक राजनीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष और कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने आवास विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पाटिल ने आवास मंत्री जामिर अहमद खान के निजी सचिव सरफराज खान से फोन पर बातचीत में दावा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र आनंद में 950 घर रिश्वत लेकर आवंटित किए गए। उन्होंने कहा कि अगर वे और खुलासे करें तो सरकार की नींव हिल जाएगी। कर्नाटक बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जामिर की बर्खास्तगी और हाईकोर्ट जज की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की। विपक्षी नेता आर अशोक ने पाटिल को लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करने और भ्रष्टाचार के सबूत सार्वजनिक करने के लिए बीजेपी का समर्थन देने का वादा किया। कांग्रेस और पाटिल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
एयर इंडिया की आज 8 फ्लाइट्स कैंसिल, वजह ऑपरेशन और मेंटेनेंस। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 9 दिन में 84 उड़ानें रद्द। एयर इंडिया ने परिचालन और रखरखाव के कारण 8 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द किया है। इसमें अहमदाबाद लंदन, दिल्ली दुबई, दिल्ली पेरिस, दिल्ली वियना, बेंगलुरु लंदन, लंदन अमृतसर और मुंबई सैन फ्रांसिस्को मार्ग शामिल है। अहमदाबाद में 12 जून को हुए AI-171 विमान हादसे के बाद से 9 दिनों में कुल 84 उड़ानें रद्द हो चुकी है। हादसे में बोइंग 787 आज ड्रीमलाइनर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 271 लोगों की मौत हुई थी। DGCA ने एयर इंडिया के 33 ड्रीमलाइनर विमानों की गहन जांच का आदेश दिया है, जिसमें 24 की जांच पूरी हो चुकी है। एयरलाइन ने 15% अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती की घोषणा की है, जो मध्य जुलाई तक जारी रहेगी। रद्द उड़ानों के यात्रियों को रिफंड या वैकल्पिक व्यवस्था की पेशकश की जा रही है। ईरान इजराइल तनाव के कारण हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों ने भी उड़ान संचालन को प्रभावित किया है। दिल्ली सचिवालय पहुंचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर, सीएम रेखा गुप्ता से की मुलाकात। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने दिल्ली सचिवालय में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट में शासन, शहरी परिवर्तन और सुधारों में नवाचार पर व्यापक चर्चा हुई। गुप्ता ने ब्लेयर को विकसित दिल्ली के दृष्टिकोण के तहत चल रहे विकास कार्यों जैसे डिजिटल शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में बताया। ब्लेयर ने दिल्ली में 100 दिनों में हुए परिवर्तनकारी कार्यों, खासकर डिजिटल गवर्नेंस और शिक्षा सुधारों पर आश्चर्य और सराहना व्यक्त की। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह ने सिरसा भी बैठक में मौजूद थे। गुप्ता ने इसे विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं में आदान प्रदान का अवसर बताया। दोनों पक्षों ने टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई, ताकि दिल्ली को भविष्य के लिए तैयार और नागरिक केंद्रित शहर बनाया जा सके। ब्लैक बॉक्स विदेश भेजे जाने पर अभी कोई फैसला नहीं, केंद्र बोला जांच जारी है। अमेरिका भेजे जाने की खबर चली थी। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजे जाने की खबरों का नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण भारत की अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब में ही हो रहा है और इसे विदेश भेजने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB तकनीकी सुरक्षा और गोपनीयता पहलुओं का मूल्यांकन करेगा। मंत्रालय ने मीडिया और जनता से संवेदनशील जांच प्रक्रिया पर अटकलें न लगाने की अपील की। ब्लैक बॉक्स, जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DFDR शामिल है, हादसे के कारणों जैसे पायलट त्रुटि, तकनीकी खराबी या मौसम की स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण है। जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट 30 दिनों में और अंतिम रिपोर्ट 1 वर्ष में आएगी। पीएम आवास योजना के वेरिफिकेशन में हुआ बदलाव, विभाग ने जारी किया नया आदेश। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया, जिसमें पारदर्शिता और गति लाने के लिए डिजिटल सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। अब लाभार्थियों का सत्यापन आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से होगा, जिसमें आधार और फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी है। पहले ऑफलाइन सत्यापन में देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें थी। नए आदेश के तहत ग्राम पंचायत सचिवों को ऑनलाइन सर्वे के जरिए लॉगिन और पासवर्ड दिए जाएंगे। पात्रता मानदंड में भी बदलाव हुआ है। अब 15,000 रुपए मासिक आय, बाइक और मोबाइल रखने वाले भी आवेदन कर सकते हैं। ये बदलाव PMAY 2.0 के तहत 2024-29 तक 2 करोड़ और घर बनाने के लक्ष्य को समर्थन देगा। देश में 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें, 5608 एक्टिव केस। ICMR NIV डायरेक्टर बोले, सिंगापुर का निम्बस वेरिएंट भारत में फैल रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 मौतें हुई, जिसमें दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में एक मरीज शामिल है। देश में वर्तमान में 5608 एक्टिव कोविड-19 मामले हैं, जिनमें केरल में सबसे अधिक 1184 मामले हैं। गुरुवार को 64 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 368 मरीज ठीक हुए हैं। ICMR NIV के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि सिंगापुर में फैल रहा निम्बस NB.1.8.1 वेरिएंट भारत में भी देखा जा रहा है, जिनके मामले पिछले 5 से 6 हफ्तों में बढ़े हैं। इस वेरिएंट के लक्षण ओमिक्रॉन जैसे हैं और टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। जनवरी 2025 से अब तक 120 मौतें हुई। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को मास्क पहनने, भीड़ से बचने और बूस्टर डोज लेने की सलाह दी है। मनीष सिसोदिया से ACB दफ्तर में हुई पूछताछ, गवाहों से हुआ आमना सामना। बीजेपी पर जमकर बरसे दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से एंटी करप्शन ब्रांच ने सरकारी स्कूलों में 12,748 कक्षाओं के निर्माण में कथित 2,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में 3 घंटे से अधिक पूछताछ की है। सिसोदिया को गवाहों, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और ठेकेदार शामिल थे, के साथ आमना सामना कराया गया। ACB ने अनियमितताओं जैसे 24.86 लाख प्रति कक्षा की लागत, जबकि बाजार दर 5 लाख थी, और बिना प्रक्रिया के आर्किटेक्ट नियुक्ति पर सवाल उठाए। सिसोदिया ने जांच को राजनीति से प्रेरित बताया और बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, दिल्ली में शानदार स्कूल बनाए, लेकिन बीजेपी झूठे केस बनाती है। सिसोदिया ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ मानहानि मुकदमे का जिक्र करते हुए कहा कि तिवारी जमानत पर है, आपने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया।
मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, एक किसान घायल। चुराचांदपुर में गोलीबारी के बीच कुकी महिला की मौत, इलाके में तनाव जारी। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में फिर से हिंसा भड़क उठी है। पहाड़ी इलाकों में तलाशी अभियान के दौरान एक महिला की मौत हो गई और एक किसान की गोली लग गई। ये घटना उस वक्त हुई जब सुरक्षा बलों ने संदिग्ध बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया। दरअसल फुबाला अवांग मॉर्निंग लेकाई गांव का एक किसान निंगथौजम बीरेन सिंह अपने धान के खेत में काम कर रहा था, तभी किसी अज्ञात हथियारबंद व्यक्ति ने उसे गोली मार दी। घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें पुलिस के मुताबिक फुबाला, हैंडचैंगलोक और लैंगचिंग मनबी गांव में पश्चिमी हिस्सों में गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली पुलिस के फिंगरप्रिंट ब्यूरो और बम स्क्वाड की यूनिफॉर्म पर होंगे अब नए प्रतीक चिन्ह। दिल्ली पुलिस ने अपने फिंगरप्रिंट ब्यूरो FBB और बम निरोधक दस्ते BDS के लिए नए प्रतीक चिन्हों का अनावरण किया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह के इन प्रतीकों को लॉन्च किया। विशेष पुलिस आयुक्त अपराध शाखा देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि ये चिन्ह FPB और BDS के सदस्यों की जैकेट, आधिकारिक संचार उपकरणों पर लगाए जाएंगे, जो उनकी पहचान और सार्वजनिक सुरक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाएंगे। FPB 1983 से अपराध शाखा के तहत कार्यरत 5 लाख से अधिक अपराधियों के फिंगरप्रिंट डेटाबेस का उपयोग करता है, जबकि BDS 2002 से सक्रिय बम खतरों को निष्क्रिय करता है। ये प्रतीक दोनों इकाइयों की विशेषज्ञता और दिल्ली की सुरक्षा में उनके योगदान को सम्मानित करते हैं। यूपी में 900 किसानों की जमीन का होगा अधिग्रहण, नया इंडस्ट्रियल हब बनाने की है तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए औद्योगिक हब के लिए 900 किसानों की जमीन अधिग्रहण की योजना बनाई है। यह सब प्रयागराज के 12 तहसील के शंकरगढ़ क्षेत्र में 900 एकड़ भूमि पर विकसित होगा, जो नैनी के बाद दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने भी लगभग 900 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की योजना बनाई है। किसानों से सहमति लेने के लिए गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन कई किसान मुआवजे की दरों को लेकर चिंतित है। सरकार का दावा है कि यह परियोजना रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। हालांकि किसानों ने उचित मुआवजे और 10% विकसित जमीन की मांग की है, जैसा कि 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निर्देशित था। सरकार ने मांगों की समीक्षा के लिए समिति गठित की है, लेकिन कुछ मांगे खारिज होने से विरोध जारी है। मुंबई की धारावी मॉडल की तर्ज पर बनेगी दिल्ली की 675 झुग्गी बस्तियां, सीएम रेखा गुप्ता ने कर दिया साफ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि दिल्ली की 675 झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास मुंबई के धारावी मॉडल की तर्ज पर होगा। शालीमार बाग में कस्तूरबा पॉलिटेक्निक के उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य झुग्गियों को तोड़ना नहीं, बल्कि उनका व्यवस्थित पुनर्वास करना है। धारावी मॉडल का अध्ययन कर दिल्ली में लोहार, गडरिया और बंजारा समाज की झुग्गियों को बेहतर बनाया जाएगा। गुप्ता ने स्पष्ट किया कि रेलवे लाइन के पास अवैध झुग्गियां नहीं बचेंगी, लेकिन पात्र लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। यह योजना दिल्ली की विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें रोजगार सृजन और जीवन स्तर सुधार पर जोर है। हमें उम्मीद है दोस्तों कि यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगले बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।